वेलकम टू स्टडी आई क्यू। मेरा नाम है नीर निधि नंदेहा, रैंक 1 CGPSC 2019 और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ हाउ टू मेक नोट्स फॉर CGPSC। अगर आप मुझे सोशल मीडिया में फॉलो करना चाहते हैं तो ये मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल। सबसे पहले CGGS पोर्शन का एड्रेस करते हैं व्हेन इट कम्स टू नोट्स मेकिंग। CGGS का जो नोट्स मेकिंग है उसमें मैंने 3 सोर्सेस या 3 पिलर डिसाइड कर लिए थे। पहला है हरिराम पटेल, दूसरा है इसका करंट अफेयर वाला पोर्शन और तीसरा पोर्शन जो मैंने ध्यान रखा था CGGS कवर करते हुए वो है 2014 ग्रंथ अकेडमी। CGGS का जो पोर्शन है वो पेपर 3, 5 और 6 में है और कहीं कहीं पार्ट 7 में है। ठीक है, तो इसको एड्रेस करने के लिए मैंने इन तीन पिलर्स पे मैंने मेरा जो CGGS का जो आंसर राइटिंग वो बेस्ड है। सबसे पहले हरिराम पटेल से मैंने स्टैटिक पोर्शन कवर कर लिया। स्टैटिक पोर्शन जो पेपर 3 का है और पेपर 6 का है वो कहीं ना कहीं मेरा हरिराम पटेल से कवर हो गया। उसके ऊपर मैंने करंट अफेयर जो ऐड करी, जो कि पेपर 5 को जो सेक्शन 3 है, छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी और छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन है उसमें जो डायनामिक पार्ट है, फॉर एग्जांपल रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, एग्रो बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, या फिर इरिगेशन में कोई चीज़ हो रही है, या फिर इकोनॉमिक सर्वे या बजट में अगर इन टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रोविजन है तो मैंने वहाँ से करी। और साथ ही साथ करंट अफेयर्स पेपर 7 का भी पार्ट हो जाते हैं, क्योंकि जितने भी फ्लैशी स्कीम्स हैं जो कि कन्वेंशनली इकोनॉमिक सर्वे में नहीं दिए गए हैं लेकिन हाल ही में न्यूज़ में है, फॉर एग्जांपल महतारी दुलारी योजना कन्वेंशनली अभी जब तक इकोनॉमिक सर्वे आ चुका था उसमें नहीं दी हुई थी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा न्यूज़ में थी कि वो हमें प्रिपेयर करना पड़ा। तो जितने भी डायनामिक पोर्शन है, जो करंट अफेयर बेस्ड पोर्शन है पेपर 5, 6 और 7 का छत्तीसगढ़ से रिलेटेड, वो मैंने करंट अफेयर से किया। 2014 ग्रंथ अकेडमी छत्तीसगढ़ GS का जो स्टैटिक पोर्शन हरिराम पटेल में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं है या फिर अंडर एक्सप्लेन्ड है, तो उनको कंप्लीट करने के लिए मैंने यूज़ किया। फॉर एग्जांपल फ्रीडम मूवमेंट्स में लेबर, पीजेंट और वर्कर मूवमेंट अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया था हरिराम पटेल में, मेरे पास जो एडिशन थी उसमें, तो मैंने उसमें 2014 ग्रंथ अकेडमी से ऐड किया। साथ ही साथ मर्जर और स्टेट्स, जो कि इस बार क्वेश्चन आया भी हुआ है जुलाई वाले मेंस में, वो भी मुझे कहीं ना कहीं लगा कि वो सिलेबस के कीवर्ड में है लेकिन थोड़ा सा अंडर एक्सप्लेन था हरिराम पटेल में, तो मैंने वहीं से 2014 ग्रंथ अकेडमी से उसको मैंने ऐड ऑन कर लिया था। तो ये जो तीनों पोर्शन है, यहाँ से मुझे लगता है कहीं ना कहीं CGGS का पोर्शन एड्रेस हो जाता है। और प्लस जो नोट्स मेकिंग की बात होती है, मुझे नहीं लगता कोई डेडिकेटेड नोट्स मेकिंग की ज़रूरत है, क्योंकि हरिराम पटेल मोर और लेस सेटिस्फाई कर देता है छत्तीसगढ़ GS का जो रिक्वायरमेंट है। जो भी एडिशनल है, जो करंट अफेयर पार्ट है, इसको मैंने ऑनलाइन मेंटेन किया था गूगल डॉक में, जिसका थोड़ा सैम्पल मैं आपको दिखाऊंगा कुछ देर में। और 2014 ग्रंथ अकेडमी को मैंने एक पेज में लिख के स्टेपल मार दिया था हरिराम पटेल की बुक में। तो इसके कारण क्या हुआ कि मुझे लिखने वाला टाइम भी बच गया और इतना जो ह्यूज सिलेबस है छत्तीसगढ़ GS का, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 40 to 50% ऑफ द एंटायर सिलेबस, वो मुझसे मैनेज हो गया। मेंस एंड प्रीलिम्स, जो छत्तीसगढ़ PSC में जो मेंस और प्रीलिम्स है उसके बीच में एक ब्लर्ड लाइन है, कोई हार्ड सेपरेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल UPSC में प्रीलिम्स और मेंस का बहुत ही हार्ड सेपरेशन है और दोनों को अप्रोच करने का ढंग भी एकदम डिफरेंट हो जाता है। बट इन व्हेन इट कम्स टू छत्तीसगढ़ GS, मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि छत्तीसगढ़ GS का जो नेचर है, फॉर एग्जांपल 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है, 4 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है, स्पेसिफिकली ये बहुत ज़्यादा प्रीलिम्स ओरिएंटेड है। इसलिए ये जो मेंस में जब पूछे जाता है इनका, तो इसमें कहीं ना कहीं प्रीलिम्स का ही नॉलेज यूज़ होता है। तो मुझे लगा कि इतना हार्ड सेपरेशन नहीं है, तो प्रीलिम्स और मेंस को इंटीग्रेट तैयारी की जा सकती है। फॉर एग्जांपल एक बहुत अच्छी एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये मेंस एग्जामिनेशन का पोर्शन है और ये हार्डकोर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का पोर्शन है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि प्रीलिम्स के कौन सी चीज़ें मेंस में इस्तेमाल होती हैं। फॉर एग्जांपल पर कैपिटा इनकम पूछ दिया जाता है, GDP में सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन पूछा गया था, पर एकड़ कितना क्विंटल धान लेने का जो सिफारिश की गई थी कैबिनेट के द्वारा वो पूछा गया था, और हाफ बिजली बिल स्कीम के अंदर कितना यूनिट वेव ऑफ किया गया है ये भी पूछा गया था। वहीं इस बार के अगर प्रीलिम्स में देखेंगे, जो कि 14 Feb 2021 में हुआ है, वहाँ पे पेपर गोल्ड पूछा गया है, जो कि IMF का SDR होता है, जो कि कन्वेंशनली प्रीलिम्स का पार्ट नहीं है, लेकिन अगर किसी ने मेंस पढ़ के रखा है तो उसके लिए इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन। वहीं एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आया हुआ था जैना काउंसिल से।
तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मेंस के जो एलिमेंट्स है वो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में यूज़ हो रहे हैं और प्रीलिम्स के जो एलिमेंट है वो मेंस एग्जामिनेशन में यूज़ हो रहे हैं। तो मेरे आपके टिप्स यही है कि जब आप प्रीलिम्स देने जाएंगे तो मेक श्योर एक बार आपने अपने मेंस के नोट्स ऐड ऑन कर दिए हैं, और वहीं जब आप मेंस देने जाएंगे तो मेक श्योर एक बार आपने प्रीलिम्स के भी फैक्ट्स देख लिए हैं। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन में डिवीजन हुआ है सीजीपीएससी मेंस का 2 मार्क और 4 मार्क के बेसिस में। इसलिए बहुत एसेंशियल हो जाता है कि जब भी आप मेंस एग्जामिनेशन देने जाएं तो आपका फैक्चुअल जो नॉलेज है वो प्रीलिम्स लेवल का ही हो, क्योंकि आपको पता नहीं है कब कहाँ वैल्यू एडिशन के लिए वो यूज़ हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको बात करता हूँ कि नोट्स मेकिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। मेरे बहुत अच्छे रैंक आने के पीछे का कहीं ना कहीं रीज़न ये रहा है कि मेरे नोट्स काफ़ी शॉर्ट थे, एफिशिएंट थे, और मैंने बहुत अच्छी तरीके से क्वालिटी कंटेंट के साथ नोट्स बनाया हुआ था। तो मैं आपको बताता हूँ कि नोट्स मेकिंग इंपॉर्टेंट क्यों होता है। पहला रीज़न ये होता है कि जैसे आपके नोट्स होते हैं वैसे आपके मेंस के आंसर होते हैं। अगर आपने पैराग्राफ में लिखा हुआ है अपने नोट्स तो आपके पैराग्राफ फॉर्म में ही आंसर्स आएंगे मेंस में, और अगर आपने पॉइंट वाइज लिखा हुआ है अपने नोट्स तो ये पॉइंट वाइज ही आएंगे आपके उसमें। और दूसरी चीज़ जो आपकी नोट्स डिटरमाइन करती है वो है आपका एफिशिएंसी ऑफ रिवीजन। अगर आपके नोट्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं, बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा उस छोटे पोर्शन को रिवाइज करने के लिए। अगर आपके नोट्स बहुत छोटे हैं तो आप बहुत एफिशिएंटली उसको रिवाइज कर पाएंगे। जो तीसरा पॉइंट है जो कि मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यूजुअली नेगलेक्ट किया जाता है, वो है लैंग्वेज। अब पर्टिकुलर जीएस पोर्शन का आंसर करने का अपना एक लिहाज, अपना एक सलीका होता है। इंडियन पॉलिटी के आंसर्स एक तरीके से लिखे जाते हैं, वही इंडियन फिलॉसफी के आंसर्स आप कंप्लीटली डिफरेंट तरीके से लिखेंगे। तो ये जो लैंग्वेज है आप तभी पकड़ पाएंगे जब आप उनकी एक स्टैंडर्ड एक बुक पढ़ के रखिए या फिर एक क्वालिटी आपके नोट्स हैं। तो मुझे लगता है कि जब आप पॉलिटी के बारे में बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल एंगल से किसी चीज़ को अप्रोच करते हैं, तो उसमें आंसर राइटिंग में यूज़ होने वाले कीवर्ड्स अलग होते हैं, और वहीं हम लोग फिलॉसफी की बात करते हैं तो वहाँ पे यूज़ होने वाले कीवर्ड्स अलग हो जाते हैं। तो ये तभी अच्छा एक लैंग्वेज आएगी आपके अप्रोच में जब आपको ये पता होगा कि आपने अपने नोट्स कौन से स्टैंडर्ड सोर्सेज से बनाए हुए हैं। चौथा जो चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है वो 4 दिन के मेंस में, वो है कॉन्फिडेंस। आपके नोट्स जितने शॉर्ट, प्रिसाइज और इजी टू रिवाइज होंगे, मेंस एग्जामिनेशन में आपका कॉन्फिडेंस उतना ही ज़्यादा होगा। वहीं अगर आपके ब्रॉड नोट्स हैं तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है मेंस एग्जामिनेशन में। जो पांचवा है, जो वैल्यू एडिशन है इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स, मैप्स, पाई चार्ट एक्सेट्रा, ये कहीं ना कहीं एक आपकी नोट से ही ओरिजिन होता है। तो अगर आपने बहुत ही शॉर्ट, कंसाइज, क्वालिटी और ग्राफिकल नोट्स बनाए हुए हैं तो वही शॉर्ट, कंसाइज, क्वालिटी और ग्राफिकल आंसर्स आपके मेंस के आंसर में आने हैं। जैसे आपके नोट्स हैं वैसे आपके मेंस के आंसर्स होंगे और वैसे ही आपके मार्क्स होंगे। चलिए मेरा क्या स्टाइल रहा है नोट्स मेकिंग को लेके वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे A4 साइज़ का पेपर है, ये पर्टिकुलर बिट मेरे लिए थोड़ी सी ज़्यादा पड़ती थी, तो मैंने क्या किया, इसको मैंने लैंडस्केप में ले लिया और इसको मैंने बाइंड करवा लिया था लैंडस्केप मोड में। इस कारण क्या हुआ था, पर्टिकुलर जो एरिया है पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, मान लीजिए यहाँ पे टॉपिक 1 है, तो ये मेरा एरिया बढ़ गया। मेरे को एक ही वाइड एरिया में एक पर्टिकुलर टॉपिक मेरा ख़त्म हो जाया करता था। फिर मैंने क्या किया, इस पर्टिकुलर पेपर को डिवाइड कर लिया इन पोर्शंस में। तो इसके हिसाब से अब मैं पॉइंट वाइज नोट्स बनाने लग गया। अगर मेरे को कुछ ग्राफ बनाने हैं, पाई चार्ट बनाने हैं, इंडिया का मैप बनाना है, सीजी का मैप बनाना है, तो मैं यहाँ पे बनाता था और उससे एसोसिएटेड फैक्ट यहाँ पे लिखता था। इस कारण क्या होगा, काफ़ी ही क्रिस्प नोट्स बने मेरे, विच वेर ईजी टू रिवाइज, और कहीं ना कहीं एक व्यू में या एक ग्लैंस में मैं एक टॉपिक कंप्लीट कर लेता था। मेरे जो नोट्स मेकिंग है उसका मेरा एक क्लियर फंडा था कि 1 टॉपिक इज इक्वल टू 1 पेज और 1 ग्लैंस। अगर कोई भी टॉपिक है सीजीपीएससी में, मेरा ये रियलाइजेशन है, मेरा एक्सपीरियंस रहा है, अगर आप उससे 1 पेज से ज़्यादा का नोट्स बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है और आपको कटाई छटाई करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल मैं ट्राई करता था या तो मेरा नोट्स यहीं ख़त्म हो जाए
या तो यहाँ पे ख़त्म हो जाए, ताकि मैं एक बार अपनी कॉपी को रखूँ तो उनको एक बार देखूँ और मेरा रिवाइज हो जाए। वहीं आगे बात करेंगे, जो सैम्पल नोट्स हैं मेरे, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे मेरे इंडियन ज्योग्राफी के नोट्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सॉइल्स ऑफ इंडिया के बारे में लिखा है। तो इनको मैं बहुत सारे सब हेडिंग्स में मैंने बांट दिया है। लोकेशन, फॉर्मेशन, कलर, टेक्सचर, न्यूट्रिएंट्स, एग्रीकल्चर एंड के बारे में कुछ स्पेशल है, और साथ ही साथ मैंने मैप भी असाइन कर दिया है इन सब चीज़ों में। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ये लेफ्ट पोर्शन है उस कॉपी का और ये राइट पेज है, तो एक ही पेज में एक बार कॉपी खुलने से मेरा इंडियन सॉइल कंप्लीट हो जाता है। तो ये देखिए इतने क्रिस्प मैंने नोट्स बनाए हैं, इसमें सब कुछ है। लोकेशन है, फॉर्मेशन है, कलर टेक्सचर है, न्यूट्रिएंट्स है, एग्रीकल्चर रिलेटेड उसका जो इंपॉर्टेंस है, और इसका मैप है। तो इस कारण क्या होता था, मेरा रिवीजन काफ़ी एफिशिएंट हो जाता था, और यही चीज़ ही अल्टीमेटली आंसर राइटिंग में डलेगी। इससे ज़्यादा आप नहीं डाल सकते क्योंकि स्पेस लिमिटेड होता है। तो मुझे रिवीजन करने में काफ़ी ईजी हो जाता था। जैसे मैंने आपको बताया कि लैंडस्केप में A4 पेपर को मैं डिवाइड कर देता था 2 पोर्शन में, और वहाँ पे मैं जिस प्रकार से वो नोट्स होते थे उस टाइप से मैं बनाता था। देख सकते हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, काफ़ी ग्राफिकल नोट्स है मेरे, क्योंकि यही जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो जब मेंस आंसर कॉपी में जाती है तो वो ज़्यादा नंबर आपको फेच करती है। तो अब जैसे देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फॉर्मेशन ऑफ हिमालय बताने की कोशिश करी है। यहाँ पर एल नीनो और ला नीनो को मैंने एक्सप्लेन किया है वर्ल्ड मैप के थ्रू। ये वर्ल्ड मैप थोड़ा पेंसिल से बनाया था मैंने, तो स्कैन करके थोड़ा सा शायद ब्लर आ रहा होगा आप लोगों को। एल नीनो और ला नीनो के बीच में डिफरेंस, नॉर्थ ईस्ट मानसून, वाटर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, जितने भी रेलेवेंट पॉइंट थे फ्रॉम द चैप्टर क्लाइमेट ऑफ इंडियन ज्योग्राफी मैंने यहाँ पे एड्रेस करने की कोशिश करी है। वहीं अगर देखेंगे कि फॉरेस्ट और वेजिटेशन, तो यहाँ पे मैंने मैप बना दिए हैं। मेरा यही मानना है कि जैसे आपके नोट्स होंगे वैसे ही आपके आंसर्स होंगे। अगर मैं आपको एकदम फ्रैंकली बताऊं तो ये मेरे नोट्स नहीं थे, मेरे मॉडल आंसर्स थे। अगर मुझे किसी ने पूछ दिया कि ये मॉइस्ट डेसिडियस वेजिटेशन के बारे में बताओ, तो एक्सपेंस, रेनफॉल, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पीसीज और डिग्रेडेशन, और साथ में मैप, ये मेरा तैयार था। तो जो मैंने नोट्स में लिखा था वो मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ 70 to 80% मैं रेप्लिकेट कर पाता था अपने मेन आंसर राइटिंग में। तो उसी के हिसाब से मैंने नोट्स बनाया। सिमिलरली यहाँ पे दूसरे प्रकार का फॉरेस्ट का नोट्स है। अब यहाँ पे जैसे देख सकते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, तो ये कीवर्ड दिया हुआ है हमारी इंडियन ज्योग्राफी के सिलेबस में कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर बताइए। तो कल परसों अगर 8 मार्क का क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है कि एक्सप्लेन द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, या फिर नेम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, या फिर व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली आगे नोट्स यूज कर सकता हूँ। उसी तरह सिमिलरली यहाँ पे मेजर चैलेंजेस बिफोर एग्रीकल्चर दिया हुआ है, जो कि मैंने लगभग 7-8 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करके रखा है। यहाँ पे डिफरेंट जो इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं एग्रीकल्चर में, यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत अभियान का कुछ कुछ चल रहा था, तो वहाँ पे मैंने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस, टॉप टू टोटल, ये सब कीवर्ड्स ऐड कर लिए अपने उसमें। ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन, ये सब काफ़ी एक्सपेक्टेड पोर्शन होते हैं, तो इन पे भी मैंने काफ़ी अच्छे नोट्स बनाए थे। फॉर एग्जांपल वाइट रेवोल्यूशन के नोट्स दिखेंगे तो काफ़ी क्रिस्प थे। आधे पेज के मेरे नोट्स हैं, वहाँ पे मैंने कीवर्ड को एड्रेस कर दिया है। सो मैं आपको यही कहना चाहूँगा, व्हेन इट कम्स टू नोट्स मेकिंग, मेक श्योर बहुत ही क्रिस्प, कंसाइज हो। और अगर CGPSC में आप एक पेज से ज़्यादा नोट्स बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। लिमिटेशन है CGPSC की एग्जामिनेशन का। CGGS जो भी इंडिया GS के क्वेश्चन हैं, या फिर GS का पर्टिकुलरली कोई भी क्वेश्चन बन रहा है, वो 17 लाइन से ज़्यादा की डिमांड नहीं कर रहा है। तो उस टॉपिक के बारे में आपने 4 पेज के नोट्स बनाए हो, 40 पेज के नोट बनाए हो, या 400 पेज के नोट्स बनाए हो, आपको एट द एंड ऑफ द डे 17 लाइन में ही उसको कंपनसेट करना है। तो प्लीज़ बी वेरी एफिशिएंट व्हेन इट कम्स टू योर नोट्स मेकिंग इन CGPSC। उसी तरीके से ब्लू रेवोल्यूशन, जैसे कीवर्ड दिया है यहाँ पे, मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर क्रॉप्स इन इंडिया। तो देख सकते हैं राइस का मैंने बता दिया कि क्या क्या है, मैप बता दिया कौन से क्लाइमेटिक कंडीशन में होता है, इसका जो मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स हैं वो मैंने मैप के थ्रू बताने की कोशिश कर रही है। फॉर एग्जांपल राइस का वेस्ट बंगाल है नंबर 1 में, सेकंड में यूपी है, थर्ड में पंजाब है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेटा। तो ये मैंने यहाँ पे रख दिया है। वीट का मैंने बताने की कोशिश करी है। उसी तरीके से जो मेजर क्रॉप्स है उसका कर दिया है मैंने। ये एनर्जी वाला है, बायोफ्यूल काफ़ी न्यूज़ में चल रहा था छत्तीसगढ़ में, तो मुझे लग रहा था कि बायोफ्यूल शायद नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मैंने वो ऐड किया है इसमें।
तो इस नोट से आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप से नोट्स मैंने बनाए थे। फॉर एग्जांपल यहाँ लिटरेसी में देख लीजिए, तो लिटरेसी एक कीवर्ड है इंडियन ज्योग्राफी के ह्यूमन ज्योग्राफी वाले पार्ट्स में। तो यहाँ पे मैंने देख लिया कि प्रेजेंट लिटरेसी रेट क्या चल रहा है, ओवर द ईयर्स क्या ट्रेंड है। अगर मेरे को पूछता है, अगर मुझे ऐसा क्वेश्चन आता है CGPSC में, एक्सप्लेन द ट्रेंड ऑफ लिटरेसी इन इंडिया, तो मैं ईयर वाइज ट्रेंड बता सकता हूँ और रीजनल ट्रेंड बता सकता हूँ। ईयर वाइज ट्रेंड के लिए यहाँ पे मेरे पास डेटा हुआ है 1971 से लेकर 2011 तक, और रीजनल ट्रेंड में यहाँ पे लो लिटरेसी वाला जो जोन दिख रहा है, मैप दिख रहा है, इसको मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। जो डेटा दिया है उसके बेसिस में एक ग्राफ बन सकता है, और मैप की बेसिस में मैं वहाँ पे जाकर उसको रेप्लिकेट कर दूंगा, तो मेरा आंसर डेटा रिच भी हो जाएगा और इट ईजी टू सी होगा, क्योंकि ग्राफिकली मैं काफ़ी अच्छे से रिप्रेजेंट करूँगा। तो इन द टर्म्स ऑफ कंटेंट एंड प्रेजेंटेशन दोनों साइड से मुझे फ़ायदा होगा। मुझे लगता है ज़्यादा नंबर मिलेंगे मुझे आंसर लिखने में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा नोट्स इसलिए नहीं बनाए हैं, बस एक क्लासिफिकेशन कर दिया है, क्योंकि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर छत्तीसगढ़ से कहीं ना कहीं इन सब के आंसर्स बन जाएंगे, सेम फैक्ट्स ही हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि अपना एफर्ट थोड़ा रिड्यूस किया है और सिर्फ मैप बना के और क्लासिफिकेशन रख के कंप्लीट कर दिया है। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है किस तरीके से आप डुप्लीकेशन अवॉइड कर सकते हैं और अपने नोट्स को बहुत ज़्यादा क्रिस्प और एफिशिएंट रख सकते हैं। ओवरऑल जो राइट अप्रोच होना चाहिए आपके नोट्स मेकिंग का CGPSC में, पहला तो ये है कि मिनिमलिस्टिक होना चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि एट द मैक्स 17 लाइन्स ही पूछेगा। दूसरा ये है कि सिलेबस के जो कीवर्ड्स हैं वो एक्सप्लेन होने चाहिए। तीसरा है कि आपको नोट्स काइंड ऑफ मॉडल आंसर के तर्ज पे बनाने चाहिए। चौथा है कि आपको नोट्स ऐसे होने चाहिए जो आपको हेल्प करे मल्टीपल रिवीजन में बिफोर एग्जामिनेशन। अगर आपने इंडियन हिस्ट्री के इतने बड़े नोट्स बना लिए हैं कि उसके कारण आपके 2-3 पेपर कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं, मुझे लगता है कि आपको उसको कट डाउन करने या फिर हाईलाइट करने की ज़रूरत है कि उस पर्टिकुलर बल्क में से आपको क्या क्या पॉइंट्स पढ़ते हुए जाना है एग्ज़ाम के एक दिन पहले। तो नोट्स वही अच्छे हैं जो आपको मल्टीपल रिवीजन में हेल्प करें। पांचवा, यू शुड नो इनसाइड आउट। अपने हाथ की रेखाओं की तरह आपको पता ही होना चाहिए कि आपके नोट्स में कौन सी चीज़ कहाँ लिखी है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता दूं कि जब भी मैं एग्जामिनेशन के पहले या एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के आंसर लिखता था, तो यूजुअली मुझे पता होता था कि मेरे नोट्स में किस साइड है। वो राइट साइड ऊपर है या राइट साइड नीचे है, लेफ्ट साइड है या राइट साइड है। ओवर द कोर्स ऑफ 1.5 to 2 years आप इतना ज़्यादा देख चुके होते हो अपने उसी टॉपिक के उसी कॉपी के नोट्स को कि वो कहीं ना कहीं दिमाग में छप जाता है। तो मेक श्योर यू नो योर नोट्स इनसाइड आउट। छठवा है क्रिस्प रखिए, कंसाइज रखिए, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके नोट्स थोड़े स्पेशियस होने चाहिए। स्पेशियस इसलिए क्योंकि कोई भी नोट्स परफेक्ट बनता ही नहीं है और पहली बार में तो बिल्कुल नहीं बनता है। तो ओवर द ईयर्स ऑफ 1.5 and 2 years यू विल बी एडिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो उनको ऐड करने के लिए और कंजेशन ना हो जाए, थोड़ी थोड़ी स्पेस हर पेज में या फिर मार्जिन में छोड़ने की आदत डाली है। सातवीं जो सबसे बड़ी गलती हुई थी मेरे से, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इंडियन हिस्ट्री, अवॉइड मेकिंग मल्टीपल नोट्स ऑफ अ सिंगल टॉपिक। अगर कोई नोट्स बन चुका है, भले ही वो बहुत गंदा हो, आपको ठीक से पढ़ते ना बन रहा हो, प्रेजेंटेबल ना हो, लेकिन मेक श्योर कि आप वहाँ पे किसी तरीके से उसको हाईलाइट करके रहने दीजिए, क्योंकि उसको डुप्लीकेशन करना मुझे नहीं लगता है कि सही चीज़ है। मेक श्योर कि आप प्रीलिम्स के लिए अलग कॉपी, मेंस के लिए अलग कॉपी, इंटरव्यू के लिए अलग कॉपी ना बनाएं। जो भी पढ़े हमेशा एक ही कॉपी से पढ़े एंड ट्राई टू यूज़ दैट इन वेरियस स्टेजेस ऑफ द एग्जामिनेशन। नोट्स ऐसा होना चाहिए कि वो प्रीलिम्स में भी काम आ जाए, मेंस में भी काम आ जाए, और इंटरव्यू से अगर कोई क्वेश्चन आ गए तो वहाँ पे भी आप उससे काम बना पाएँ। एंड आठवां, कीप इट शॉर्ट। एक थंब रूल है, एक टॉपिक इज इक्वल टू 1 पेज के नोट्स। ट्राई टू फॉलो दिस जहाँ तक हो सके। आने वाले स्ट्रैटेजी वीडियोस में मैं आपको स्पेसिफिकली सिलेबस में ऐसा पिन पॉइंट करके बताऊंगा कि ऐसे कौन से टॉपिक है जिनके एक पेज में पॉसिबल है नोट्स, और ऐसे कौन से टॉपिक है जिनके नहीं है। पेपर 3 से लेके पेपर 7 तक मैं सारे कीवर्ड्स को हाईलाइट करके बता दूंगा कि कहाँ पे किस प्रकार के नोट्स बनाना है और कौन से टॉपिक को कैसे पढ़ना है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द अनसेड रूल्स ऑफ CGPSC। देखिए, अब्राहम लिंकन का बहुत अच्छा कोट है कि अगर आप मुझे 5 घंटे देंगे एक पेड़ काटने के लिए, तो 4 घंटे में अपनी कुल्हाड़ी में धार लाने की कोशिश करूँगा। तो सीधी सी बात है, अगर आप CGPSC में कूद रहे हैं तो मेरे स्ट्रैटेजी के थ्रू या मेरी जितनी भी लर्निंग्स हैं उनको आप काम में लाइए, और ताकि आपका जो वैल्यूबल टाइम है
जो प्रिपरेशन के टाइम में बहुत सारी चीज़ें फिगर आउट करने में चले जाता है, वो आपका बच सके। तो मैं आपको बता दूं कि जो CGPSC है ये फैक्चुअल एग्जामिनेशन है, स्पेस बाउंड एग्जामिनेशन है, लाइन बाउंड एग्जामिनेशन है। और यहाँ पे कहीं भी किसी भी टॉपिक में 17 लाइन से ज़्यादा आपको नहीं लिखना है इन GS आंसर राइटिंग, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप 4 पेजेस पढ़े किसी टॉपिक के बारे में, 40 पढ़े या 400 पेजेस पढ़े। यू एग्जैक्टली नो कि इनमें से 17 लाइंस में कौन से फैक्ट्स आने चाहिए और कौन से फैक्ट्स नहीं आने चाहिए। आपको बहुत ही स्मार्ट बनना है, एफिशिएंट रहना है और सिर्फ मिनिमलिस्टिक अप्रोच फॉलो करते हुए आपको बेयरली सेटिस्फाई करनी है एग्जामिनेशन की नीड। इस तरीके से आप नोट्स बनाएंगे तो हो सकता है इनिशियली आपको लगते रहेगा, उसके बाद ये सवाल उठता है कि डू परफेक्ट नोट्स रियली एक्सिस्ट। मेरे हिसाब से इसका आंसर है नो, परफेक्ट नोट्स एक्सिस्ट नहीं करते हैं। हर इंसान अपने हिसाब से नोट्स बनाते हैं, सबके सोर्सेज डिफरेंट है, सबका थिंकिंग पैटर्न डिफरेंट है, सबका CGPSC की डिमांड को समझने का जो अंदाज़ है वो डिफरेंट है। तो मेरा यही मानना है कि नोट्स की जो क्वालिटी है वो डिपेंड करती है कि आप इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं पर्टिकुलर क्वेश्चन में। हर चीज़ नोट से नहीं आती है। एट द एंड ऑफ द डे आपकी जो स्मार्टनेस है आंसर राइटिंग को लेके वो ज़्यादा मैटर करती है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो नोट्स हैं मेरे एक्सपीरियंस से, अगर आप बोलेंगे कि सर अपने आप नोट्स हमको दे दीजिए तो वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि आपके नोट्स आपके ही होते हैं। तो मेरा यही मानना है कि नोट्स आर वेरी पर्सनल और बेस्ट तरीका यही होगा कि आप खुद के नोट्स बनाएं। CGGS की नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। वंस अगेन इंडिया का जो पोर्शन है उसके नोट्स आप बना लीजिए। उसके बाद बात करते हैं कि वाई मैनेजिंग करंट अफेयर्स इज़ इंपॉर्टेंट। देखिए, करंट अफेयर के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि दिन में 60 से 70 न्यूज़ आती हैं, जिसमें से 6 से 7 आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये जो 6 से 7 करंट अफेयर होते हैं वो डिफरेंट फील्ड से आते हैं। मैं आपको बता दूं कि इसको अगर आप फिजिकल कॉपी में मेंटेन करेंगे, अगर कोई एक टॉपिक इंडियन इकोनॉमिक्स से है, एक टॉपिक छत्तीसगढ़ कल्चर से है और एक टॉपिक UN से, यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड हुआ है, तो उस कॉपी को आपको बहुत बार फ्लिप करना पड़ेगा। तो इसका मैंने स्मार्ट सोल्यूशन ये निकाला कि इसको मैं ऑनलाइन मेंटेन करूँगा। ऑनलाइन मेंटेनेंस से ये हुआ कि मेरा पर्टिकुलर टॉपिक वाइज जितने भी करंट अफेयर होते थे वो वहीं पे अरेंज होते थे, मुझे रिवीजन करने में ईजी होता था। और जब मैं आंसर राइटिंग करता था तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं 5 में से 4 करंट अफेयर वहाँ पे डाल पाता था। और यही रीज़न है कहीं ना कहीं कि पेपर 7 वगैरह भी मेरे मार्क्स ठीक ठाक उठे। तो मैं आपको एक सैम्पल अपना गूगल डॉक दिखाना चाहूँगा जो कि मैंने मेंस एग्जामिनेशन में यूज़ करी थी। जैसे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड मैंने जमा के रख लिया था कौन से टॉपिक है पेपर 3, 4, 5, 6 और 7 के हिसाब से। फॉर एग्जांपल अगर मैं छत्तीसगढ़ स्पोर्ट्स के बारे में बात करें, पिछले साल ओलंपिक्स हुए हैं, पैरालंपिक्स हुए हैं इसी साल, और यहाँ पे आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ स्पोर्ट्स में क्या क्या रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई है। तो छत्तीसगढ़ स्पोर्ट्स पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से जमा के रखा है सारे चीज़ें। फॉर एग्जांपल लार्जेस्ट बैडमिंटन अकेडमी ऑफ सेंट्रल इंडिया ITM रायपुर में इस्टेब्लिश हो रही है टाटा ट्रस्ट के द्वारा। खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है बिलासपुर में, आकर्षी कश्यप ने कुछ किया है। स्पोर्ट्स एकेडमी, गर्ल्स सिंथेटिक ट्रैक, हॉकी, एथलेटिक्स, कबड्डी, ये है। ये न्यूज़पेपर कटिंग है जिससे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या क्या इनिशिएटिव ले रही है गवर्नमेंट, लिखा हुआ है। साथ ही साथ अगर देखेंगे तो बीच में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इस्टेब्लिश हुई थी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नारा दिया गया है खेलबो जीतबो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का। अंबिकापुर में मल्टीपर्पज़ हॉल बन रहा है, महासमुंद में एथलेटिक्स ट्रैक बन रहा है। छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन टू एनकरेज कर रहा है छत्तीसगढ़िया गेम्स लाइक फुगड़ी एंड गेड़ी। तो ये अगर स्पोर्ट्स डेवलपमेंट इन छत्तीसगढ़, या फिर अगर ऐसे आता है कैन छत्तीसगढ़ ब्रिंग एन ओलंपिक मेडल टू इंडिया, इस टाइप का अगर कुछ क्रिएटिव एसेज आते हैं या फिर इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन होता है कि बताइए हाल ही में ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स हुए, आपको क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ में स्पोर्ट्स का क्या सिचुएशन है। तो अब ये सब चीज़ें गवर्नमेंट इनिशिएटिव अगर इंक्लूड करेंगे अपने आंसर्स में, अपने मेंस के आंसर में, अपने इंटरव्यू के आंसर्स में, तो उससे पता चलता है कि आप कितने अवेयर हैं स्पोर्ट्स के लिए लेने जाने वाली स्टेट गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स के लिए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सब वैल्यू एडिशन अगर होगा तो एक बहुत अच्छा आपको कंटेंट मिल जाता है जिसके अराउंड अपने आप एस्से, GS आंसर या फिर इंटरव्यू आंसर फ्रेम कर सकते हैं। तो मेरी यही सलाह है कि अगर
आप कॉपी में मेंटेन कर रहे हैं अपने डेली करंट अफेयर, तो आदत डालिए कि डेली करंट अफेयर को किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में करिए, क्योंकि यहाँ पे एडिट करना और उसको रीअरेंज करना टॉपिक वाइज काफ़ी ईजी हो जाता है कंपेयर टू हार्ड कॉपी। उसके बाद बात करते हैं नोट्स के आगे क्या। तो मेरा यही अप्रोच रहा है हमेशा से कि वन साइज़ फिट्स ऑल अप्रोच रहेगा मेरा। मैंने प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यूज़ के लिए कोई अलग अलग नोट्स नहीं बनाए। मैं एक ही नोट्स पढ़ता था, उसी से मेरे प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनते थे, उसी के मेरे मेंस के क्वेश्चन बनते थे, और इंटरव्यू के टाइम में मैंने ऊपर ऊपर से उनको देख के गया। तो मेरा यही है कि मल्टीपल नोट्स बनाइए, एक नोट्स बनाइए और ऐसा बनाइए कि वो हर जगह यूज़ हो जाए। अब नोट्स जो हैं वो सबसे बड़े आपके दोस्त हो सकते हैं, सबसे बड़े दुश्मन हो सकते हैं। सबसे बड़े दुश्मन ऐसे हो सकते हैं कि अगर आपके नोट्स बहुत ज़्यादा साइज़ में बड़े हैं, इलाबरेट है, और उसमें हर दूसरे दिन आप कुछ एडिशन कर रहे हैं जिसके कारण वो एवर चेंजिंग हो गए, तो आप कभी कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे अपने नोट्स से, और कहीं ना कहीं ये अंडर कॉन्फिडेंट करेगा आपको एग्ज़ाम में। वहीं अगर मैं बात करूँ एक शॉर्ट प्रिसाइज नोट्स की, तो ये आपका रिवीजन इजी कर देती हैं, और एक बार आपका रिवीजन हो गया तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ा होता है आपके मेंस एग्जामिनेशन में। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि कैसे एक इम्प्रॉपरली बने हुए नोट्स आपके सबसे बड़े एनिमी हो सकते हैं, और किस प्रकार से एक प्रॉपरली बने हुए नोट्स आपकी मेंस और इवेंचुअली सीजीपीएससी की जर्नी को कितना कंफर्टेबल कर सकते हैं। नोट्स का ध्यान रखिए। वंस अगेन मैं समराइज़ कर देता हूँ जो भी नोट्स से रिलेटेड मैंने सजेशन दिए हैं आपको। सीजीजीएस के नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, प्रीलिम्स और मेंस के अलग अलग नोट्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके बीच में जो डिस्टिंक्शन है सीजीपीएससी में बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। नोट्स मेकिंग से ही आपके आंसर राइटिंग आएगी, आपके रिवीजन की एफिशिएंसी डिसाइड होगी, आपकी लैंग्वेज आएगी, और साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस आएगा एग्जामिनेशन में। नोट्स मेकिंग की जो मेरी स्टाइल रही है वो लैंडस्केप में बाइंड करवा के, एरिया बढ़ा के, जिसमें जो नोट्स कंसाइज हो सकते थे, जैसे मैंने आपको दिखाया इंडियन ज्योग्राफी केस में, वो रही है। राइट अप्रोच मैंने बता दिया, मिनिमलिस्टिक रहेगा आपका नोट्स मेकिंग, सिलेबस के कीवर्ड को एड्रेस करेगा, एक मॉडल आंसर्स के स्टाइल में ज़्यादा आपका नोट्स मेकिंग रहेगा जो आपको मल्टीपल रिवीजन करवा सके, और ऐसे नोट्स जो आपको इनसाइड आउट पता हो। सीजीपीएससी की हमने लिमिटेशंस देखी कि किसी भी जीएस आंसर्स में 70 लाइन से ज़्यादा डिमांड नहीं है, तो इसीलिए इसके पीछे 4 पेज या 40 पेज के नोट्स बनाने का कोई भी लॉजिक नहीं बैठता है। परफेक्ट नोट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। करंट अफेयर आपको मैनेज करने हैं तो ऑनलाइन मेंटेन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे एडिट करना ईजी होता है। और जो नोट्स हैं, या तो एग्जामिनेशन के बहुत बहुत अच्छे दोस्त बनेंगे, या तो बहुत बड़े दुश्मन बनेंगे, तो इन दोनों को बैलेंस करते हुए आप नोट्स मेकिंग कर सकते हैं। सैम्पल अगर आपको देखना हो मेरे नोट्स का, तो मैंने वीडियो के पहले वाले सेक्शन में दिखा दिया है, उसको एक बार देख लीजिएगा मैंने कैसे नोट्स बनाए हैं। मेहनत करते रहिए, नोट्स बनाइए, अपने नोट्स पे कॉन्फिडेंस रखिए, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।